नमस्कार, मैं जितेश नशरे जैसे कि आप जानते हैं और मेरे वेडनेसडे की इस लाइव स्टोरी में का ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से शुरुआत से अंत तक सुनिएगा क्योंकि आप जिन बातों का पर यकीन भी नहीं कर सकते, वो घटनाएं कैसे आपके जीवन में हो जाती है और बसता आपके हाथ में सिर्फ पश्चाताप है और एक दुख होता है कि आप किनके साथ जो लोग हमारी टीम का हिस्सा थे, 4 राज्यों में लगभग 5,000 लोग जो कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, उनके लिए एक सवाल होगा। इस सवाल के जवाब में कई सारे जो आंसर्स है, कई सारे रहस्य है, जो कि शायद जो जानते हैं मुझे उनको भी नहीं पता ये बातों का। तो एक स्टोरी है, ये स्टोरी आपसे रिलेट नहीं करेगी, बट इसके जो इंसिडेंट है, वो शायद भविष्य में आप किसी दुर्घटना से बच सकते। जी हाँ। एक सवाल बहुत बड़ा है कि जितेश नशी ने जिसने कंपनी बनाई, जो कंपनी का जन्मदाता रहा, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल पब्लिक लिमिटेड का, उन्होंने कंपनी क्यों छोड़ी? एक मेरी कंपनी छोड़ने के पीछे के कारण में जो मैं अभी बताऊंगा वो सच है मेरा, और वो एक ऐसा अनखा सच है जो सिर्फ मैं जानता था। मैं जान चाहता हूँ कि आज ये बात पहुंचे लोगों तक। 2012 में कंपनी के ऊपर 24 जनवरी को एक रेड हुई, जो कि फॉल्स कंप्लेंट थी। इंदौर से किसी ने कंप्लेंट की और कि इनके पास 100 करोड़ है, और इसमें इनकम टैक्स ने पूरे से डायरेक्टर के यहाँ पर और सब जगह पर रेड की, पर मिला उनको कुछ नहीं, क्योंकि था कुछ नहीं। अच्छा, जो रेड भी हुई और जो कंप्लेंटर था, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला कि जब इनकम टैक्स कमिश्नर मैडम थी जिन्होंने इस रेड को कंडक्ट किया था, 2 दिन के बाद जब सब खत्म कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जितेश, मिला कुछ नहीं, लेकिन तुमको ये बता दो कि आपकी कंप्लेंट इंदौर से हुई है। और ठीक है, वो लोग जो अपने लकीर को बड़ी करने से ज्यादा दूसरे की लकीर को छोटी कैसे किया जाए ऐसे सोचते हैं, उन लोगों ने काम किया। और वो कोई और नहीं, पहले इस कंपनी में थे। खैर, ये बात हो गई। और फिर ये हुआ कि 2013 में कंपनी के अकाउंट अटैच किए इनकम टैक्स ने, क्योंकि खानापूर्ति के लिए एक असेसमेंट किया 13 साढ़े 13 करोड़ रुपए का, और अटैचमेंट किया क्योंकि अकाउंट, क्योंकि पैसा नहीं दे पा रहे थे। और उसके बाद 2014 में 13-14 में ही प्रॉपर्टी पे अटैच। उसके बाद ऐसा हुआ कि पार्टनर्स, मतलब जो थे बाकी डायरेक्टर, मैंने थोड़ा अकाउंट्स पे ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया कि जिस जिस एरिया को उनको दिया गया था, अच्छा ये नोटेड इन द सेंस कि जब इस देश की कोई एजेंसी अगर इसके ऊपर में वर्क करेगी तो वो सामने में आ जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट में है। तो किसी ने 56 लाख, किसी ने 50 लाख ऊपर, और इतना रुपया दिख रहा था फैमिली के जो भी है। मैंने कहा कि नहीं, अपन काम नहीं कर सकते साथ में। और फिर ये बोलने के बाद हुआ एक कि कंपनी में बाकी लोगों ने, बाकी डायरेक्टर ने मेरे खिलाफ कंपनी लॉ बोर्ड में केस डाला। और केस चल रही थी।
इस दौरान 150 लोगों का साइन करके, ये नोटेड है, कंपनी लॉ बोर्ड पे नोटेड है, 150 लोगों की साइन करवा के एक एफिडेविट बनवाया गया। अब वो साइन कितनी सही थी और कितनी गलत, ये बाद में पता चला। तो कहते ना कि झूठ ये कभी ना कभी खुलता है। और हुआ ये कि 150 लोगों की लिस्ट जब मेरे पास आई और जो सीएस लड़ रहे थे उन्होंने बोला इसका क्या जवाब देना है जितेश। 150 लोग ये बोले गए कि जितेश नशी ने कंपनी में जो है चेयरपर्सन, ये हमको नहीं चाहिए, मतलब। तो लेकिन क्या होता है ना कि षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र रचे, सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाता। अचानक क्या हुआ कि उस टाइम किसी का फोन आया जो मेरा जानने वालों में से था। तो मैंने उससे पूछा, यार कल्याण से कोई है कस्टमर जिन्होंने नासिक में प्लॉट लिया था, रजिस्ट्री हो चुकी है उनकी, मतलब प्लॉट लिया था, और वो उन्होंने एफिडेविट बनवाया मेरे खिलाफ नागपुर जाकर। तो बोले सर क्लाइंट तो एक ही थे वहाँ के, जो एक सीबीआई डायरेक्टर थे। देखा लिस्ट में नाम, हाँ बोले हाँ ये तो ये नाम है, वही उन्हीं का है। बोले ऐसा हो नहीं सकता सर। मतलब लगा फोन से, तो सर फोन लगा, फोन लगाने के बाद बात हुई, बोले नहीं यार मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया है। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए, क्या मैंने अपने सीएस से बात की, बोला ऐसा तो सर एफिडेविट दिया नहीं है, इसमें से ये व्यक्ति है। तो बोले उनको एक अर्जी लगाने बोलो, एक वो बनाएंगे, लेटर बनाएंगे कि हमने ऐसा कोई एफिडेविट किसी को नहीं दिया और ये हमारी साइन नहीं। और ये करके हमने सबमिट कर दिया कंपनी लॉ बोर्ड में, जाके चल रहा। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी उसके बाद जो मैंने की, कि उसके बाद ये हुआ कि नहीं यार, आगे वाला बोलने लग गया कि सेटल कर, और मैं इस बात पे मान, बात आई गई। लेकिन इसके दौरान की एक बड़ी घटना जो बताना आपको बहुत जरूरी है, वो है 2013 के आसपास की, और फरवरी महीने का वक्त था जब बात ये हुई कि उसके पहले की बात है ये कि बातचीत चल रही थी पार्टनरशिप को लेकर के, और वो कह रहे थे कि जो दोनों पार्टनर थे कि आप 8-8 करोड़ रुपए दे दो हमको और हम अलग हो जाए। क्योंकि उस समय 2013 की पहली एफआईआर 14 में जो एफआईआर हुई, इसके बाद की बात है ये। तो मेरा बस इतना कहना था कि बिल्कुल अगर वो निकलता है तो मिलेगा आपको। बस इतना है कि पहले जो कस्टमर है उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। और मैं उस दौरान कई जगह पे मुंबई अक्सर आया जाया करता था नागपुर से, कि मैं इन्वेस्टर से बात करता था कि वो मेरी कंपनी में कुछ अपना फंड डाले, कुछ पैसा डाले और कंपनी विधिवत फिर से चालू हो जाए। ऐसे ही एक दिन मैं मुंबई आया हुआ था, और 8:30-9 बजे की बात थी, और मुझे मेरा मीटिंग एक जगह से ख़त्म हुआ तो मुझे कॉल आया 9, 9:30 बजे, कि ज़्यादा बात नहीं हो पाई, पर ये बात थी कि मेरे जो साथ वाले थे पार्टनर जिनको मैं कहता था, ये कुछ इन्होंने कुछ तमाशा खड़ा किया। जब मैं, क्योंकि उस समय कोई फ्लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था कि मैं आ सकूं, और मुझे लगा कि मेरा परिवार कुछ प्रॉब्लम में है। मैं फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, तो फिर लगभग 11:30-12 बजे फ़ोन आया वाइफ का, और उन्होंने कहा कि आपके दोनों पार्टनर आए थे गाड़ियां भरकर, लाई थी उन्होंने 2 गाड़ियां भरकर, और खूब चिल्ला चपेट किया उन्होंने, कुछ खूब तमाशा खड़ा किया। और मैंने उनको कहा कि फिर आप जाओ और कंप्लेंट दर्ज करो। वो गए, कंप्लेंट दर्ज की, वहीं पर भी उनको 2 बजे तक, रात में 1:30-2 बजे तक बैठा के रखा गया, क्योंकि ये प्लान था पहले से ही।
कि मेरे न रहते हुए घर पे घर वालों पे दबाव बनाना। ये प्लान था पहले से ही कि जिस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट के लिए गए, उस पुलिस स्टेशन को बड़े साहब का पहले ही फोन आ गया था। उन्होंने खाना पूर्ति की। 2 बजे मेरा परिवार वापस हुआ और मैं इस चिंता में कि कल सवेरे निकलूं। 6:30 बजे का फ्लाइट हुआ कर। उससे मैं आया और पत्नी ने मुझे बताया कि एक जो बंगलो जहाँ रहते थे हम, उसके टॉप पे एक कैमरा लगा हुआ था। उसमें पत्नी मेरी बेटी को लेकर के खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल रही थी और देखा तो भागते हुए अंदर आ रही, इतना दिख रहा था। कंप्लेंट होके 24 घंटे हो चुके थे और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा पत्नी से कि अपन दूसरे दिन चलते, मतलब लगभग 2 दिन के बाद। पर जिस दिन मैं आया उसकी रात को लगभग 3 बजे की बात है। मैं लेटा हुआ था, पत्नी हम लोग सोए हुए थे। जैस मेरा बेटा बड़बड़ करते हुए टहल रहा था, मतलब बेड के बाजू में ही। और मैं देखा टाइम तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मैं एकदम से उसको पकड़ा, झटका दिया उसको। बोले बेटा सो। वो एकदम डरा हुआ था। मैं समझ गया कि जिन लोगों को मैंने अपना परिवार माना था, उन लोगों ने मेरे घर पे दहशत का वो वातावरण निर्माण किया अपने चंद पैसों के लिए। जिस दिन से मैं उसको सुनाया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मैं सोचता रह गया। और दूसरे दिन 8:30 बजे के 8 साढ़े 8 बजे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, दोनों हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन सोनेगांव पुलिस स्टेशन नागपुर। गाड़ी खड़ी थी इस बाहर सामने। और जब हम लोग चल रहे थे, जहाँ एंट्रेंस जाना था, उसके पहले मेरी पत्नी ने पहचान लिया। तो वो जो थानेदार थे वो थे वहाँ पर। और पत्नी ने थोड़ा सा दूर से कहा कि सर, अभी तो क्या एक्शन नहीं हुई, अभी तक आपने उनको पकड़ा नहीं। मेरी पत्नी पर वो इतना जोर से चिल्लाए कि बड़ा अजीब सा लगा। मतलब मेरी वाइफ तो रो दी। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे पार्टनरशिप के लफड़े तुम बाहर रखा करो। समझ ही नहीं पाया। जैसे तैसे उसने, फिर उसको लगा होगा कुछ गलती, तो उसने एक लेडी कांस्टेबल को भेजा। उन्होंने बैठाला, मेरी पत्नी को समझा रही थी। पर मैं समझ चुका था कि यहाँ पर सब सेठ। मैं समझ गया था कि क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं होना चाहिए था, उनको इसी बात से मतलब होना चाहिए था कि हम प्रताड़ित हुए हैं किसी से, तो उसकी कंप्लेंट उन्हें दर्ज करनी चाहिए थी। पर तब तक 48 घंटे में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं। अब मैंने सोचा कि कोर्ट जाया जाए। पता चला कि कोर्ट से कंप्लेंट दर्ज होती है। तो किसी ने मुझे रेकमेंड किया, किसी वकील का, बड़ा वकील है ऐसा बताया। मैं उस पे भी बहुत यकीन करता था, पर बाद में पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो उन्हीं का व्यक्ति था। वो खाली अ, अपनी अदाकारी से उसने ये बात हमको बताई थी कि वो हमारा है कोई। और जिसके तरफ हम गए, उनको सीढ़ी दिखाई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने कहा कि काम हो जाएगा आपका। हम कोर्ट से निकल के आएंगे ऑर्डर, और पुलिस वालों को उसके ऊपर कार्रवाई करनी। पर हुआ कुछ। इस दौरान पत्नी बहुत डिप्रेशन, मतलब एक टेंशन में मुझे दिखी। तो हमने कहा कि चलो हम जाकर आते हैं, हमको यहाँ रहना नहीं। हम मुंबई आए, लेकिन ट्रैवलिंग में जब कार से आ रहे थे तो एक घटना बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने नोट की। वो ये थी कि एक जगह वॉशरूम के लिए रुके और ड्राइवर बोला सर मैं वॉशरूम करके आता हूँ। और मैं और पत्नी के साथ ही बैठा था, बच्चा थे।
जब वो आया तो उसने जिस स्पीड से दरवाजा बंद किया, पत्नी एकदम से दचक गई। मैंने देखा तो मैंने ये दहशत को देखा कि वो डरी हुई। यानी घर वालों ने जितना बताया था, ये उससे ज्यादा कुछ हुआ था, मैं समझ गया। परिवार को ऐसे देखना, मुझे लगा कि शायद कोई इन स्थितियों से ना गुजरे, और परिवार को ऐसे देखना दहशत में सचमुच अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। पर ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया था? ये वो लोग थे जिनके बारे में ये कहता था कि आप किसी रूम में मैं किसी रूम में 6 घंटे के लिए अगर अपने भाई को बैठा लूं, तो शायद, और बोलूं कि मैं तब तक के यहाँ से मत उठना जब तक मैं आ नहीं जाता, तो शायद वो उठ जाएगा। पर मेरे पार्टनर ऐसे है कि वहां से 6 घंटे में वो हिलेंगे था। बड़ा यकीन हुआ करता था, और यकीन हुआ करता था इस कदर कि अगर मैं कहीं जाता था, और एक तब हमारी बेटी होने को थी, तो एक की बेटी थी, तो कुछ न कुछ उसे उसके लिए ले आया करता था। अच्छा, इसमें कोई महानता नहीं है, हम एक इंसान होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो लोग थे जिनको मैंने अपना परिवार माना था। जब मुझे समझ में आया कि सिस्टम भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, और जो परिवार जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, उस परिवार के लिए मुझे ये शहर छोड़ना है। जंग तो लड़नी थी, पर तब तक ये नहीं सोचा था कि कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। मैंने सोचा कि जगह बदल दूंगा तो शायद मैं कंपनी के लिए कुछ कर पाऊंगा, परिवार को सुरक्षित रख पाऊंगा। पर वो वक्त गुजरता गया, और वक्त गुजरने के साथ साथ घटनाएं भी बढ़ती। जिन लोगों ने मेरे घर पर ये सब किया था, उन लोगों ने अब पुलिस को साथ में लेकर मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वालों के घर पे डराना धमकाना शुरू कर दिया। एक ही चीज थी, हमें 8 करोड़ दो, 8 8 करोड़ दो, या तुम कंपनी छोड़ो। ये बच्चा था मेरा। कहता ना कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप कोई इंसान अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते। पर परिवार मेरे लिए भी जरूरी था। अगर आप मेरी स्थिति से गुजरते, तो इस दौरान तो मैंने अभी आपको वो हादसे भी नहीं बता जो मेरे परिवार के साथ हुए, जो मेरे रिश्तेदार के साथ हुए। बहुत अलग अलग घटनाएं घटित हुई इस दौरान, और यूँ समझिए कि भयंकर दबाव से गुजर कर मैंने कंपनी का रेजिग्नेशन, राजीनामा। मैंने सिर्फ एक बात सोची, और वो ये थी, क्योंकि हम बाहर से भी लड़ रहे थे, और हम अंदर अंदर से लड़ रहे थे उनके साथ जो कल तक अपने थे। और मेरा लड़ने से ज्यादा यकीन इस बात पे था कि कम से कम अगर ये कंपनी को सॉल्यूशन दे पाए, कम से कम एक लड़ाई तो बंद हो। और भारी दबाव में जब मेरे परिवार पर पुलिस वालों से और बाकी लोगों से अत्याचार करवाए गए, तब मैंने रेजिग्नेशन दी। पर रेजिग्नेशन भी कंडीशनल था।
बात थी 6 महीने में कस्टमर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की हामी जब मुझे मिली, जब आगे वाले ने कहा कि आप हट जाओ, हम 6 महीने में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मुझे मालिक पर और मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा है, था और है। और जब मैंने देखा कि हाँ ये अगर कर देंगे, ये कह रहे, तो मैंने कम से कम एक लड़ाई तो बंद हो जाएगी। और इस भारी दबाव में कंपनी का रेजिग्नेशन दिया। पर कहते ना कि गलत जब जीतता है, जब गलत के आगे आप सरेंडर होते हो तो गलत और भी मजबूत हो जाता है। और गलत का ये पूरा मानना हो जाता है कि जो स्ट्रेटजी वो अपना रहा है, दबाव की, दुख की, दर्द की, तकलीफों की, इसी से जीता जाएगा। इन दर्द तकलीफों की सिर्फ जितेश नशे ने अकेले ने नहीं भुगते हैं, ये दर्द तकलीफें मेरे पूरे परिवार ने, पूरे परिवार। इसमें वो 3.5 साल की में से 3 साल की सजा भी है, जिसमें षड्यंत्र कर कर मुझे फंसाया, जिसके सबूत मैं एपिसोड, मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के एपिसोड में दे चुका हूँ। पर अगर आप सुन रहे हैं जो जिन्होंने षड्यंत्र किया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सच है कि कंपनी को लूट कर इकट्ठा पैसा बहुत कर लिया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरा आपसे एक बात कहनी है, और जो इनके सपोर्टर है उनसे, जिन लोगों के पैसे कंपनी में लगे हैं, अथक मेहनत से जिन्होंने पैसा कमाया और एक जीवन में प्लॉट लिया है, एक प्रॉपर्टी ली है, बस आप उनको न्याय दे दीजिए। ये भूल, ये सुधारना अगर आप कर ले तो शायद मालिक भी आपको माफ कर दे। आपने जो मुझे तकलीफ दी, मेरे परिवार को तकलीफ दी, ये भी बात मैं भूलने को तैयार हूँ। और वो लोग जो मुझसे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपने सपनों का भागीदार किसी को बनाइएगा मत, वरना जो भुगतेंगे वो आप अलग, और जो आपका सपना भुगतेगा वो बात अलग। क्योंकि सिर्फ भुगतान जितेश ने नहीं अकेले ने नहीं किया, परिवार ने किया। और आज वो मेरा सपना, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने का, वो कहीं ना कहीं कलंकित हो गया, क्योंकि अभी न्याय बाकी। मुझे न्याय पे, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और मालिक की दया से अब वो वक्त नहीं रहा कि आप पैसे वाले अगर हो और षड्यंत्र करके किसी को परेशान कर ले, तकलीफ दे दे, तो पुलिस सब कुछ संभाल लेगी। उससे ऊपर भी रास्ते। इन 1 साल के दौरान मैंने हर डिपार्टमेंट को खत लिखा, और सबसे पहला जवाब अगर आया तो पीएमओ से। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ कि जहाँ के प्रधानमंत्री को एक खत लिखने से जवाब भी मिलता है। वो कस्टमर अगर मुझे कहीं सुन रहे और किसी का पैसा फिनिक्स इंफ्रा में लगा हो और उनको न्याय न मिला हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक आपको न्याय मिल नहीं। धन्यवाद।